नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी को लेकर बड़ी खबर आई है। यहां पर गृह मंत्रालय ने मणिपुर के वायरल वीडियो की जांच सीबीआई को सौंपी है और जिस मोबाइल से वो वीडियो बनाया गया था उसे बरामद कर लिया गया है और साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मणिपुर वायरल वीडियो केस का ट्रायल राज्य से बाहर होगा। केंद्र सरकार के मुताबिक मणिपुर में हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। 18 जुलाई के बाद से किसी की मौत यहां पर नहीं हुई है। केंद्र सरकार के मुताबिक गृह मंत्रालय मणिपुर में मैतेई और कुकी संगठनों के संपर्क में है। हालात सामान्य करने के लिए लगातार बातचीत यहां पर की जा रही है। हमारी सहयोगी नीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, अब सीबीआई इस मामले को देखेगी, मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। जांच तेजी से बढ़ेगी तो चीजें और यहां पर जो है वो लोग संतुष्ट हो पाएंगे। बिल्कुल, इसे तबिश कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो लगातार जो डिफरेंट ग्रुप्स है, चाहे वो सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हों या फिर वो ट्राइबल ग्रुप्स हों या फिर अलग अलग समुदाय के ग्रुप्स हों, उन्हें रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। ये भी जानकारी आ रही है कि लगभग 17 पीस कमेटीज जो हैं वो अनऑफिशियली बैक चैनल्स पे काम कर रही हैं। तो ऐसे में हमने देखा कि ये जो सबसे बड़ा विवाद, पार्लियामेंट में भी लॉक जैम लगा हुआ है इस वायरल वीडियो को लेकर। तो केंद्र सरकार ने अब ये जो मामला है वो सीबीआई को दे दिया है ताकि निष्पक्षता से इस मामले की जांच की जा सके, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा था कि मणिपुर पुलिस जो है वो तेजी से काम नहीं कर रही है। हमने देखा था उस वायरल वीडियो में कि कितने हजार लोग थे जो उन दो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे और छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक सिर्फ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक जो है वो जुवेनाइल भी है। तो बाकी की गिरफ्तारियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि क्यों मणिपुर पुलिस जो है उसकी जांच में तेजी नहीं आ रही है। हालांकि मणिपुर पुलिस का यह कहना था कि वो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि बाकी के आरोपियों की भी पहचान जो है वो हो सके, लेकिन फिर भी जो है इतनी तेजी नहीं आ रही थी, जिसके चलते दिल्ली में भी उसका हमें असर देखने को मिल रहा था। अब सीबीआई को ये मामला सौंप दिया गया है ताकि निष्पक्षता से जांच की जा सके और किसी भी समुदाय के ऊपर आरोप न लगे सरकार का, केंद्र सरकार के ऊपर, कि वो किसी समुदाय से फेवरेटिज्म कर रही है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है, ये मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए। तबिश, और मणिपुर की स्थिति के बारे में नीता, वहां भी आप बताइए कि 18 जुलाई के बाद से किसी की मौत यहां पर नहीं हुई है और बताया जा रहा है कि हालात सामान्य करने के लिए लगातार बातचीत भी यहां पर की जा रही है। तो वहां पर स्थिति में कितना सुधार हुआ है? जहां तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का सवाल है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स अभी भी होते हैं, अभी भी फायरिंग होती है, रह रहकर फायरिंग होती है, कुछ कुछ घंटों में फायरिंग होती है, लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज देखें जो हालात मई में थे, 2 बार वहां पर वायलेंस का जो लेवल है वो एस्केलेट हुआ था। उसके बाद वो लगातार जो है वो धीरे धीरे जो मामला है वो पटरी पर आ रहा है। मणिपुर पुलिस का कहना है लगभग 16,000 उन्होंने डिटेंशन की हैं, जिनमें अलग अलग केसेस में उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो अपनी तरफ से सुरक्षा बल जो है वो कोशिश जरूर कर रहे हैं। यहाँ से केंद्र जो है लगातार जो है वो मॉनिटर भी कर रहा है। तबिश, शुक्रिया नीता आपका इस सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, नागालैंड पुलिस ने अपने एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है और उस पर नागालैंड पुलिस के शस्त्रागार से हथियार और गोला बारूद चुराकर मणिपुर के आदिवासियों को देने का इल्जाम है। पुलिस जांच कर रही है कि कैसे ये हथियार चुराए गए और मणिपुर तक पहुंचाए गए। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट आप देखिए। ये शख्स नागालैंड पुलिस में इंस्पेक्टर है और फिलहाल पुलिस जांच के घेरे में है। पुलिस मानती है कि इसने सरकारी शस्त्रागार यानी आर्मरी से गोला बारूद चुराए और मणिपुर के उग्रवादी समूहों को बेचे। पुलिस सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि हथियार चोरी कर बेचने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें ये इंस्पेक्टर, 4 आम नागरिक और एक स्थानीय हथियार तस्कर शामिल है। जो 4 आम नागरिक गिरफ्तार हुए उनमें से 2 मणिपुर के हैं। इन सभी पर आरोप है कि इंसास ऑटोमेटिक राइफल और सेल्फ लोडिंग राइफल यानी एसएलआर में इस्तेमाल होने वाली हजारों राउंड गोलियां इन्होंने चोरी कर बेची। ये गोली बारूद चूमोकेडिया के सेंट्रल आर्मरी स्टोर से चोरी किया जा रहा था। गिरफ्तार पुलिस इंस्पेक्टर का नाम माइकल यान्थन है और उग्रवादी गुटों ने उसे गोली बारूद के लिए 4.25 लाख रुपए दिए थे। ऐसा पहली बार नहीं है कि हथियारों की इस तरह सरकारी शस्त्रागार यानी आर्मरी से चोरी हुई हो।
10 साल पहले एनडीटीवी ने अपनी एक जांच में बताया था कि कैसे नागालैंड के कई इलाके, खासकर दीमापुर, हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त के केंद्र बन गए हैं और ये हथियार पूरे उत्तर पूर्व में सप्लाई किए जा रहे थे। हथियारों की चोरी को देखते हुए मणिपुर के सभी शस्त्रागारों पर छापे मारे जा रहे हैं। इन शस्त्रागारों से सुरक्षा बलों को हथियार दिए जाते हैं ताकि वो उग्रवादियों का मुकाबला कर सकें। लेकिन बीते 70 दिनों से जिस तरह उग्रवादी मणिपुर में सुरक्षा बलों से भिड़े हुए हैं, उससे साफ लगता है कि उन्हें हथियारों की सप्लाई काफी ज्यादा हुई है, जिसमें सरकारी शस्त्रागार के हथियार भी शामिल हो सकते हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मॉनसून सत्र के छठे दिन भी संसद में ठीक से कामकाज नहीं हो सका और मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष पीएम मोदी से बयान की यहां पर मांग पर अड़ा रहा। और इस मुद्दे पर आज विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल सभी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। विपक्षी सांसदों का एक दल 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करने वाला है। संसद के बाहर और संसद के अंदर भी लोकसभा राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों का विरोध प्रदर्शन लगातार छठे दिन जारी रहा। गुरुवार को विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े में संसद पहुंचे। उन्होंने वेल में आके नारे भी लगाए। मणिपुर पर चर्चा के अलावा अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द चर्चा कराए जाने की मांग की। जवाब तुमको देना होगा। सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सदन की कार्रवाई में प्रधानमंत्री को शामिल होकर एक वक्तव्य देना चाहिए ताकि एक संदेश पूरे देश को जाए कि मणिपुर की घटना को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है, गंभीर है। सरकार नहीं हो पा रहा, इसलिए हम लोग मजबूर होकर नए नए तरीके अपना रहे हैं। उनके कपड़े ही काले नहीं है, उनकी नीयत भी काली है, उनका चेहरा भी काला है। वो किसी भी सार्थक चर्चा के लिए तैयार नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव आप ला रहे हैं। आपको विश्वास हो ना हो, देश की जनता को विश्वास। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता लगातार मणिपुर का मुद्दा उठाते रहे। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। जिनके मन में काला है, जिनके कान में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। विपक्ष अब अपनी राजनीतिक पहल को सीधे ग्राउंड जीरो तक ले जा रहा है। 19 और 30 अगस्त को विपक्ष के गठबंधन इंडिया के सांसद मणिपुर का दौरा करेंगे। हाउस चलते का टाइम ही पूरा इंडिया की तरफ से हर एक पार्टी से एक रिप्रेजेंटेटिव बन के एक डेलीगेशन मणिपुर जाएगा ताकि सेंटर पर, ट्रेजरी बेंच पर, गवर्नमेंट पर, मोदी जी पर कुछ असर पड़े, कुछ प्रेशर डाला जाए ताकि मणिपुर में पीस एंड नॉर्मलसी रिस्टोर हो जाए। साफ है, मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराए जाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अब जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी तभी सदन में शायद सार्थक चर्चा संभव हो पाए। सरकार मणिपुर से पीछा छुड़ाना चाहती है तो विपक्ष मणिपुर पर उसे घेरे रखना चाहता है। जाहिर है 2024 से पहले ये विपक्ष के लिए अपनी एकता को परखने का मौका भी है और सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अविश्वसनीय बनाने की कोशिश भी। संसद भवन से उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी पर सियासी घमासान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान के सीकर में रैली की और गहलोत सरकार को इस मुद्दे पर जमकर उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार का मतलब है लूट की दुकान और झूठ का बाजार और इस दुकान का ताजा प्रोडक्ट है लाल डायरी
और ये डायरी इस चुनाव में कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जनता बीजेपी को लाल झंडी दिखाएगी। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 11,500 रुपये का करके मचा रखी है। लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे। मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपोल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असलियत पे आए, लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है। उसकी बात करते हैं भाई कैसे मैं इनको राहत दिलाऊं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है। सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। ईडी के निदेशक संजय मिश्र को 15 सितंबर तक सेवा विस्तार जो है वो दिया गया है। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी हालांकि की। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा कि क्या बाकी अधिकारी योग्य नहीं है? ईडी में बस एक ही योग्य अफसर है, एक अधिकारी के जाने से इतना फर्क पड़ेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए टिप्पणियां जो है वो की। जस्टिस गवई का इस पर कहना था कि कल मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा तो क्या कोर्ट बंद हो जाएगा? भारत ने हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी। मकसद यहां पर घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और दाम पर काबू पाना था, लेकिन इसका असर ये दिख रहा है कि अमेरिका की दुकानों में चावल को लेकर भगदड़ मची हुई है। दुकानें अब बोर्ड यहां पर लगा रही हैं कि एक परिवार को एक ही बैग चावल मिलेगा। इसके अलावा दुनिया भर में महंगाई दर बढ़ने का खतरा है और इसकी वजह क्या है, बता रही है हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। एशिया में चावल के दाम जो हैं वो 3 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। ये तब हुआ जब भारत ने नॉन बासमती चावल की निर्यात पर रोक लगा दी। थाई वाइट राइस जो हैं उनके दाम अब अप्रैल 2020 की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, जब उस वक्त याद रखिए दाम थे $572 प्रति टन। उस लेवल पर दाम पहुंच गए हैं थाई राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के डेटा के अनुसार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार ने नॉन बासमती चावल की निर्यात पर रोक क्यों लगा दी है, तो कंज्यूमर अफेयर्स और फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अनुसार ये कदम इसलिए लिया जा रहा है ताकि भारत में चावल की कमी जो है उसको वो ना हो अब, और जो दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं रिटेल मार्केट में उस पर काबू किया जा सके। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस कदम से भारत में चावल का जो है सप्लाई और जो दाम जो हैं, बढ़ते दाम जो हैं, उन दोनों में ही सुधार आएगा। अब सरकार की नोटिफिकेशन ने यह भी कहा है कि सरकार कुछ एक्सपोर्ट के लिए अनुमति देगी ताकि जो बाकी देशों की फूड सिक्योरिटी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। लेकिन इसका असर हम देख रहे हैं अभी से, जैसे कि हमने देखा विदेश में घबराहट में खरीदारी हो रही है। राशन की दुकानों में जो है चावल की खरीदारी पर लिमिट भी लगाई जा रही है। माने या ना माने, लेकिन वाकई चावल को लेकर भगदड़ मची हुई है। विकसित देशों की दुनिया से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर जो रोक लगाई है उसका वहां क्या असर हुआ है।
हालांकि इस निर्यात पाबंदी का मकसद घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और चावल के दाम नियंत्रित करना है। मैं करीब 10 से ज्यादा दुकानों में गई, वो भी चावल का बस एक बैग खरीदने। सुबह मैंने 9 बजे दुकानों में जाना शुरू किया और अब जब 4 बज गए हैं तो मुझे बस एक चावल का बैग मिला, वो भी तिगुने दाम में। Bag with triple price, $34. Used to be only 17 or 18. जानकार मानते हैं कि चावल एशिया और अफ्रीका में करोड़ों लोगों की खुराक का अहम हिस्सा है और इसकी कीमतों में उछाल से महंगाई दर का दबाव बढ़ेगा और खरीदारों का आयात बिल बड़ा होगा। अल नीनो और फर्टिलाइजर्स के दामों में उछाल आने से चावल के दाम बढ़ गए हैं। इसका असर पूरे एशिया में 3 बिलियन लोगों पर पड़ेगा। इससे खाने के दाम भी बढ़ेंगे और ये लोग एक बेहतर डाइट के लिए चावल पर ही निर्भर हैं। असर इसका अमेरिका पर भी है। वहाँ कई दुकानों ने हालात पर काबू पाने के लिए प्रति परिवार एक बैग का नोटिस लगा दिया है। जमाखोरी को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। याद करें कि IMF ने कहा है कि वो भारत को चावल की इस किस्म के निर्यात पर पाबंदी हटाने के लिए प्रेरित करेगा, जिसका दुनिया भर की महंगाई पर असर पड़ सकता है। दिल्ली से साक्षी बजाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। राजस्थान से निकलकर रेवाड़ी के धारूहेड़ा इलाके को बदहाल करने वाले दूषित पानी को रोकने के लिए रेवाड़ी प्रशासन ने बड़ा कदम यहां पर उठाया है। नगर पालिका की ओर से सड़क पर 2 फुट ऊंचे और 3 मीटर लंबे रैंप जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि पानी आगे की ओर ना बढ़े। राजस्थान के औद्योगिक कस्बे भिवाड़ी से हर साल यहाँ पर जो पानी है बारिश का वो कंपनियों से निकलने वाले केमिकल के साथ छोड़ दिया जाता है। इससे धारूहेड़ा में हालात जो है वो बिगड़ गए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।